जो है ना वो 5th एलो बनता है और ये स्कोलियोसिस वाला आई थिंक 7th एलो था। सो ये 5th एलो है स्पोर्ट्स इंजरीज। अच्छा, इसके ना 10 एलोज लिखे हुए हैं। सो 10 के 10 आज पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो आज हमने 3 पढ़े हैं, कल हम लोग 7 पढ़ेंगे और फिर हम स्पोर्ट्स इंजरीज को ख़त्म कर देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं कह सकते, मुझे तो नहीं याद पड़ता कि हमारे इसमें से कोई एक भी, शायद एक अदा आया था MCQ ना, लेकिन ये है कि आप लोगों ने इसको छोड़ना नहीं है, इसको पढ़ना है। और दूसरी बात ये कि ये बहुत ज़्यादा बोरिंग टॉपिक है, ठीक है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं 10 एलोस तुम लोगों को सारे के सारे ना पढ़ाऊँ। ये बिल्कुल ही अनइंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ना, इसमें कुछ सिर्फ रट्टा है, रट्टा मारने वाली बात है कि अगर वो कह रहे हैं कि मोस्ट कॉमन टीयर यहीं पे आ रहा है तो आपको एज इट इज़ मानना पड़ेगा कि अच्छा हाँ ACL का टीयर है तो ACL में ही आता होता है, ठीक है। सबसे पहले पूछते हैं कि क्लासीफाई स्पोर्ट्स इंजरीज एंड देयर मैनेजमेंट, कि आप स्पोर्ट्स इंजरीज क्या होती हैं, इसको क्लासीफाई कैसे करते हैं और इनकी मैनेजमेंट क्या होती है। बच्चों, नाम से पता चल रहा है स्पोर्ट्स इंजरीज, ये स्पोर्ट्स के दौरान आने वाली जो इंजरीज होती हैं, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, उनके अंदर बहुत कॉमन सी बात है बच्चों, इंजरीज का आना, ठीक है। आप लोगों ने खुद भी देखा होगा, टीवी पे भी देखते होगे कि बहुत सारे स्पोर्ट्समैन है फला इंजर्ड हो गया तो ये मैच नहीं खेल पा रहा, या अगर आप में से कोई खुद भी खेलता है तो उसको भी अंदाज़ा होगा कि बहुत सारे टीयर्स आ जाते हैं, मसल खिंच जाता है, बहुत सारी इंजरीज आ जाती हैं, ठीक है। सो द इंजरीज अकरिंग ड्यूरिंग द पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स या एक्सरसाइज ड्यू टू एक्यूट ट्रॉमा या ओवर यूज़। ऐसा हो सकता है कि भागते भागते किसी पर्सन का पैर मुड़ जाए, उसके लिगामेंट में स्प्रेन आ जाए, उसके मसल में स्ट्रेन आ जाए, उसी वक्त का ट्रॉमा हुआ, सडन ऑनसेट होगा उसका, या फिर ओवर यूज़ की वजह से कि रेपिटेटिव स्ट्रेस आ रहा है, बार बार जो है ना उसी चीज़ के ऊपर स्ट्रेस आ जा रहा है, एक मसल के ऊपर स्ट्रेस आ रहा है या एक लिगामेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है, तो ओवर यूज़ की वजह से भी इंजरी हो सकती है और एक्यूट ट्रॉमा की वजह से भी इंजरी हो सकती है। अब आप इसको क्लासीफाई करते हैं बाय मैकेनिज्म और बाय साइट। मैकेनिज्म के तरीके से हम इसको किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, कुछ हमारे पास होती हैं बच्चों ट्रोमैटिक इंजरीज, कुछ होती हैं ओवर यूज इंजरीज। ट्रोमैटिक इंजरीज कौन कौन सी हो सकती हैं बच्चों? फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है, किसी भी बोन का फ्रैक्चर आमतौर पर होता है। डिसलोकेशन हो सकती हैं, आमतौर पर जॉइंट डिसलोकेट हो जाता है, ठीक है। लिगामेंट के अंदर स्प्रेन आ सकता है, मसल या टेंडन की इंजरीज हो सकती हैं, ठीक है। आप लोगों को इन बातों का पता है ना कि फ्रैक्चर क्या होता है, जब बोन की कॉन्टिन्यूटी खराब हो जाती है उसको फ्रैक्चर बोलते हैं। डिसलोकेट क्या होता है कि जॉइंट अपनी जगह से निकल गया, उसको डिसलोकेशन बोलते हैं। लिगामेंट स्प्रेन, लिगामेंट क्या होता है बच्चों? लिगामेंट एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू होता है जो एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करता है, ठीक है। बोन्स के कनेक्शन में जो है ना वो लिगामेंट का रोल होता है। लिगामेंट के अंदर स्प्रेन आ गया, या आगे हम बताऊंगी भी लिगामेंट स्प्रेन हम डिटेल में पढ़ेंगे। टेंडन क्या होता है? टेंडन बच्चों वो कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि आपके पास मसल को बोन से कनेक्ट करता है। लिगामेंट कनेक्ट्स बोन टू बोन एंड टेंडन कनेक्ट्स मसल टू बोन। तो किसी की भी इंजरी हो सकती है, मसल की, बोन की, टेंडन की, लिगामेंट की, कहीं की भी इंजरी हो सकती है, ये ट्रोमैटिक इंजरी होती है। फिर आती है बच्चों ओवर यूज इंजरी, के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से, यानी रिपीटेडली स्ट्रेस पड़ रहा है, ठीक है। एक इंसान मुस्तकिल तौर पर फुटबॉल खेलता है या बहुत सारा कोई और गेम खेलता है, ठीक है, मुस्तकिल तौर पर किसी मसल के ऊपर स्ट्रेस आ रहा है, किसी लिगामेंट के ऊपर स्ट्रेस आ रहा है, तो ओवर यूज इंजरी हो सकती है। टेंडिनोपैथीज हो सकती हैं, स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकते हैं कि एक जगह पे मुस्तकिल तौर पर स्ट्रेस आने की वजह से फ्रैक्चर हो गया। रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरीज हो सकती हैं कि मसल के ऊपर मुस्तकिल तौर पर स्ट्रेन पड़ रहा है और वहाँ पे कोई इंजरी हो सकती है। इसके अलावा हम एक और क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं बाय टिश्यूज इन्वॉल्व, ठीक है। अब आपको पता है बोन के अंदर आमतौर पर क्या एब्नॉर्मेलिटी आ सकती है? फ्रैक्चर हो सकता है या स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है ओवर यूज की वजह से। मसल के अंदर क्या हो सकता है बच्चों? मसल के अंदर टीयर आ सकता है या मसल के अंदर स्ट्रेन हो सकता है। स्ट्रेन बेसिकली इसी चीज़ को ही बोलते हैं, मसल टीयर का ही आप समझ लें दूसरा नाम है। मैं आप लोगों को पिक्चर भी दिखाती हूँ, मैंने आप लोगों के साथ वैसे शेयर भी की नहीं है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि ऑर्थो पढ़ने के लिए ना बंदे की थोड़ी एनाटॉमी अच्छी होनी चाहिए। ये देखें इस तरह से, ये देखें ये मसल है ना, ये मसल के अंदर क्या आया हुआ है? स्ट्रेन आया हुआ है, इसको हम मसल स्ट्रेन कहते हैं। लिगामेंट के अंदर स्प्रेन आ सकता है या लिगामेंट रप्चर हो सकता है, ठीक है। टेंडन के अंदर टेंडिनोपैथी हो सकती है या टेंडन रप्चर हो सकता है। जॉइंट के अंदर डिसलोकेशन हो सकती है या इंस्टेबिलिटी हो सकती है। सॉफ्ट टिश्यू के अंदर कॉन्ट्यूजन हो सकता है। कॉन्ट्यूजन का मतलब होता है ब्रूज, ठीक है, कि जो ब्लड है ना वो नीचे ही, स्किन के नीचे ही कलेक्ट हो जाए। कंट्यूजन हो सकती है, हीमाटोमा बन सकता है, और न्यूरोलॉजिकल के अंदर कोई नर्व इंजरी भी हो सकती है, ठीक है। और नर्व इंजरी हो जाएगी तो ये बहुत बड़ा मसला पड़ जाएगा। तो मैंने आप लोगों को बताया कि स्पोर्ट्स इंजरीज क्या होती हैं। वो इंजरीज जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के दौरान आती हैं वो ट्रॉमेटिक भी हो सकती हैं और वो ओवर यूज़ की वजह से भी हो सकती हैं, और टिश्यूज़ की मदद से भी, टिश्यूज़ के क्राइटेरिया पे भी जो है ना, अकॉर्डिंग टू द साइट ऑफ टिश्यूज़ भी हमने इसको क्लासीफाई कर लिया। अब मैनेजमेंट क्या होती है बच्चों? आपने स्पोर्ट्स इंजरीज को मैनेज किस तरह से करना है। अच्छा, आप लोगों के MCQs आएंगे ना तो आप लोगों से इस तरह से मैनेजमेंट वगैरह इतना ज़्यादा वो नहीं पूछेंगे। वो आपसे जो है ना वो मोस्ट कॉमन इंजरी या मोस्ट कॉमन टेंडन रप्चर्ड या मोस्ट कॉमन लिगामेंट रप्चर्ड, इस तरह से सवाल पूछेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो इमीडिएट या फिर एक्यूट आपने उसको मैनेज करना है। आपने इंजर्ड एरिया को प्रोटेक्ट करना है, आपने पेन और स्वेलिंग को कंट्रोल करना है, आपने उसकी सिवियरिटी को असेस करना है,
और आपने जो है ना वो एक्सक्लूड करना है फ्रैक्चर, डिसलोकेशन या न्यूरोवास्कुलर इंजरी। बच्चों ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी ऑर्थो में आपके पास कोई पेशेंट आता है ना, तो आपने देखना होता है कि उसकी नर्व और उसकी वेजल इंटैक्ट रहे, ठीक है। नर्व और वेजल की इंजरी आपने किसी सूरत नहीं होने देनी। तो पहले आपने इसी चीज़ को एक्सक्लूड कर लेना है कि उसको कोई फ्रैक्चर, कोई डिसलोकेशन या न्यूरोवास्कुलर इंजरी तो नहीं हो गई, क्योंकि अगर ये हो गई है तो फिर इनका ट्रीटमेंट अलग ही होगा। अभी हम वैसे मैनेजमेंट की बात करें कि आपने इंजर्ड एरिया को प्रोटेक्ट किया, आपने पेन और स्वेलिंग, वो जाहिर है एक बंदा आया है स्पोर्ट इंजरी के साथ, उसको पेन भी होगा, वहाँ सूजन भी होगी, आपने उसकी स्वेरिटी वगैरह को असेस करके फिर आपने उसके मुताबिक जो है ना आगे की फर्दर प्लानिंग करनी है। असेसमेंट और डायग्नोसिस बनाना है बच्चों। हिस्ट्री आपकी बेले में लिखा हुआ है कि हिस्ट्री बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने सारे हिस्ट्री के पॉइंट्स पूछने हैं कि कब लगी है चोट, कैसे लगी है और कितने अरसे से आप ये स्पोर्ट्स प्ले कर रहे हैं, ठीक है। और आपने मैकेनिज्म ऑफ इंजरी लाजमी पूछना है कि ये चोट आपको लगी कैसे है, ठीक है, भागते हुए गिरे हो या कहीं से गिरे हो या जो भी है ना। मैकेनिज्म ऑफ इंजरी आपने बहुत अच्छे से पूछना है कि आपको मेजर क्लू देगा अबाउट द इंजर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ इंजरी जो है ना वो उसी से डॉक्टर को पता चल जाता है कि अच्छा ये इंजरी हुई किस तरह से होगी, कि ये इन्वर्जन हुई है या इसकी ओवर एडक्शन हुई है, वटेवर। फिर आपने उसकी एग्जामिनेशन करनी है कि जो भी साइट है आप उसको इंस्पेक्ट करोगे, पालपेट करोगे, वहाँ पर रेंज ऑफ मोशन चेक करोगे। रेंज ऑफ मोशन का मतलब ये है कि नॉर्मली वो जिस हद तक फ्लेक्स या एक्सटेंड हो रहा था वो पार्ट अब हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरी रिस्ट है ना, तो मुझे पता है कि इसके ऊपर इतनी फ्लेक्शन, इतनी एक्सटेंशन होती है, एंगल भी मुझे पता है। लेकिन जिस बंदे को स्पोर्ट्स इंजरीज होंगी जाहिर है उसका रेंज ऑफ मोशन अफेक्टेड होगा। आपने मसल की स्ट्रेंथ चेक करनी है, ठीक है, और आपने कुछ स्पेशल टेस्ट परफॉर्म करने हैं जो हर इंजरी के अपने टेस्ट होते हैं। आपने न्यूरोवास्कुलर एग्जामिनेशन लाजमी करनी है कि किसी किस्म की जो है ना आपने देखना है कि वहाँ पे साइनोसिस तो डेवलप नहीं हो रही या कोल्ड तो नहीं पड़ रहा वो पार्ट, ठीक है, उस जगह पे जो है ना वो उसकी पेरीफ्रीज कोल्ड तो नहीं हो रही या किसी किस्म की टिंगलिंग सेंसेशन तो नहीं आ रही। तो न्यूरोवास्कुलर एग्जामिनेशन, न्यूरोवास्कुलर असेसमेंट आप लोगों ने याद रखते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने उसकी एक्यूट मैनेजमेंट की ना, पेन वगैरह को, स्वेलिंग वगैरह को सब किया, न्यूरोवास्कुलर फ्रैक्चर डिसलोकेशन को एक्सक्लूड किया, फिर आपने उसकी असेसमेंट बनाई, हिस्ट्री वगैरह ली, डायग्नोसिस बनाया, आपने एग्जामिनेशन की। और ऑर्थो में जो है ना वो एक्सरेज वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑर्थो के अंदर रेडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आप हिस्ट्री के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, खुद भी कभी आपको कुछ हुआ होगा तो वो सबसे पहले एक्सरे करा देते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द सस्पेक्टेड इंजरी आप एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी इसमें से कुछ भी करा सकते हैं, वो डॉक्टर डिसाइड करता है जाहिर है। एक्सरे किस चीज़ के लिए ज़रूरत है बच्चों, फ्रैक्चर देखने के लिए, डिसलोकेशन देखने के लिए या बोनी एब्नॉर्मेलिटीज़ देखने के लिए एक्सरे करा रहे होते हैं। अगर सॉफ्ट टिश्यू या टेंडन की पैथोलॉजी देखनी है तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड होता है। अगर आपने एमआरआई हम कब कराते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़, लिगामेंट्स, टेंडन्स, कार्टिलेज और मसल के लिए एक्सीलेंट है बच्चों एमआरआई। और सीटी कब कराते हैं, जब आपने डिटेल्ड असेसमेंट करनी होती है बोन की। तो ये रट्टा ही है सब कुछ, आपने इसको रट्टा मार लेना है कि अच्छा एक्सरे कब कराना है, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई और सीटी। फिर 5वें नंबर पे आ जाता है बच्चों आपके पास ट्रीटमेंट, ठीक है। एक हमारे पास कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होती है। कंजर्वेटिव में क्या होता है कि आपने एक्टिविटी मॉडिफिकेशन और रेस्ट, ठीक है, रेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई फ्रैक्चर वगैरह या कुछ भी है तो आपने रेस्ट का ज़रूर उसको कहना है, और एक्टिविटी उसको मॉडिफाई करनी पड़ेगी, कुछ अरसे के लिए स्पोर्ट्स को रोकना पड़ेगा। साथ में आप एनाल्जेसिक्स दोगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस दोगे ताकि उसका दर्द कम हो, उसकी सूजन कम हो। आपने उसको फिजियोथेरेपी करानी होगी और रेंज ऑफ मोशन की एक्सरसाइजेस भी बतानी होंगी, ठीक हो गया। फिर आपके पास सर्जिकल मैनेजमेंट तब होती है जब आपने आप देखो कि कोई सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम आई हुई है, कोई सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल डिसरप्शन है या परसिस्टेंट इंस्टेबिलिटी है कि वो बंदा ठीक नहीं हो रहा, या मुकम्मल तौर पर कोई चीज़ में टियर आ गया, मसल के अंदर मुकम्मल तौर पर टियर आ गया, या जो फ्रैक्चर है वो डिस्प्लेस हो चुका है अपनी जगह से, तब आपने सर्जरी ज़रा एडवांस कंडीशंस में करानी होती है। नॉर्मली इसको कंजर्वेटिवली मैनेज किया जा रहा होता है। रिहैबिलिटेशन, रिटर्न टू स्पोर्ट्स, उसके बाद आपने जो है ना उसको पेशेंट को कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर करना होता है। अच्छा, ये खास तौर पर ना जो हम बात कर रहे हैं ना, ये प्रोफेशनल प्लेयर्स या प्रोफेशनल एथलीट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनके लिए जो स्पोर्ट्स होती है वो उनका ब्रेड एंड बटर होता है, तो उनके लिए रिटर्न टू स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सो उनके अपने पर्सनल डॉक्टर्स होते हैं जो सब कुछ देख रहे होते हैं, तो उनका रिटर्न जो होता है वो ग्रेजुअल होता है। और आपने ये देखना होता है कि जो एथलीट है उसके अंदर वापस से वो फंक्शन कर पा रहा है या नहीं। सिर्फ इतना नहीं पूछना कि आपको यहाँ पर दर्द अब है या नहीं, आपने बाकायदा जो डॉक्टर होता है वो उसकी प्रॉपरली असेसमेंट करता है और उसके बाद ही डिसाइड करता है। तो यहाँ तक बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है कि स्पोर्ट्स इंजरीज क्या होती हैं, उनकी टाइप्स क्या होती है और आपने मैनेज किस तरह से करना होता है स्पोर्ट्स इंजरीज को। बाकी हर इंजरी की अपनी मैनेजमेंट होती है, ठीक है, ये हमने एक जनरल आइडिया लिया है। फिर हम पढ़ते हैं कि कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज कौन कौन सी होती हैं अपर और लोअर लिम्ब की। अपर लिम्ब के अंदर कौन कौन सी इंजरीज कॉमनली देखने में मिलती हैं और लोअर लिम्ब में। तो अपर लिम्ब में हम शोल्डर की इंजरीज पढ़ेंगे और एल्बो की इंजरीज पढ़ेंगे। लोअर लिम्ब में हम हिप और ग्रॉइन इंजरीज पढ़ेंगे, नी और एंकल की इंजरीज पढ़ेंगे।
अब शोल्डर की इंजरीज हमारे पास कब होती है बच्चों? आमतौर पर होती है कॉन्टैक्ट स्पोर्ट के अंदर, यानी ऐसी स्पोर्ट जिसमें लोगों का कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा, जैसे फुटबॉल वगैरह आपने देखी होगी ना, अक्सर वो भाग रहे होते हैं, मुझे वैसे इतना पता नहीं है स्पोर्ट्स का, अक्सर से भागते हुए उनका आपस में टक्कर हो जाती है, कॉन्टैक्ट हो जाता है, ठीक है। थ्रोइंग स्पोर्ट ऐसी होती है जैसे आप लोगों ने वो देखा होगा जैवलिन थ्रो, वो अरशद नदीम जो करता है, वो जैवलिन फेंक रहा होता है तो उसमें जो है ना वो शोल्डर वगैरह डिसलोकेट हो सकता है। या फिर ओवरहेड एक्टिविटीज़, ओवरहेड जिस तरह आपने वॉलीबॉल वगैरह में देखा होगा कि वो ओवरहेड जो है ना उसके अंदर एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। तो शोल्डर के अंदर कौन कौन सी इंजरीज हो सकती है? शोल्डर डिसलोकेट हो सकता है, खासतौर पर एंटीरियरली डिसलोकेट होता है। रोटेटर कफ की इंजरीज हो सकती हैं, ये 4 मसल्स होते हैं उनको रोटेटर कफ बोलते हैं, सिट्स के नाम से होता है, आई थिंक सुप्रास्पाइनेटस होता है, इंफ्रास्पाइनेटस होता है, टीरीज माइनर होता है। रोटेटर कफ की इंजरीज हो सकती हैं। शोल्डर